युवा वर्ग की प्रेम संबंधी आकांक्षाओं, सपनों और उनकी बेचैनियों को पारदर्शी रूप से प्रस्तुत करता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए कुछ पात्र संस्कारों को छोड़ देते हैं या फिर कोई पात्र त्याग और बलिदान कर देते हैं। कई प्रकार के प्रेमी पात्र होते हैं जिन्हें समझना भी मुश्किल है और किस तरह से प्रेमिका का फायदा भी उठाते हैं। विभिन्न तनाव और द्वंद्वों से गुजरता हुआ यह उपन्यास भारत से लेकर पूरे विश्व में साहित्यिक विषयक कॉरपोरेट की समस्याओं का पारदर्शी आईना है और विश्व में कॉरपोरेट साहित्य के क्षेत्र में बाजारवाद किस प्रकार विज्ञापन प्रचार प्रसार करने में किसी भी सीमा तक जा सकता है बताया है। जहां मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं को हथियार बनाने में अपनी पुस्तकों को बेस्ट सेलर की कोटि में रखा जा रहा है, विश्व में उपन्यासकार और प्रकाशक सर्वोच्च स्थान पाने के लिए उपक्रम चला रहे हैं, इसको दर्शाता है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों में रम्या और अनिमेष की केंद्रीय भूमिका है। अनिमेष अंग्रेजी के एक प्रौढ़ चर्चित उपन्यासकार हैं और रम्या युवा महिला प्रोफेसर है जिनका घटनाक्रम भारत से लेकर अमेरिका तक फैला हुआ है। वर्तमान साहित्य में स्त्री पात्रों का जो समुदाय बन रहा है उसमें मोटे तौर पे 4 वर्गों में उनको बांटा जा सकता है। पहला वर्ग तो नारीत्व का आदर्श रूप ली हुई स्त्रियों का है। दूसरा वर्ग आदर्श नारियों का एकदम ही उल्टा पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित स्त्रियों का बनता है। तीसरा वर्ग उन स्त्रियों का है जो शोषित और दमित है और चौथा वर्ग विद्रोहिणी या आवाज उठाने वाली स्त्रियों का है। रम्या के माध्यम से उपन्यासकार ने उसके जीवन में घटने वाली सभी घटनाओं को महत्व दिया है, चाहे उसके विवाह की घटना हो या विवाह न करने का मत हो या उसे अपने से बड़ी उम्र वाले व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित करना हो। वह एक पढ़ी लिखी और निर्भीक महिला है जो अपने निर्णय स्वयं लेती है। उसके बचपन का मित्र गौरव, फिर अनिमेष और उसका विवाह जिससे होने वाला वह डॉक्टर, उन तीनों को अपने अंदाज में परखती है। रम्या अपने मन की स्वामिनी है। उसके माँ बाप ने भी उसके भविष्य का निर्धारण उसके ऊपर छोड़ दिया है क्योंकि उसका निर्णय उसका अपना है। उसके अस्तित्व को स्वीकारा है। विश्वविद्यालय में शोध कार्य में संलग्न रम्या लिव इन रिलेशनशिप, LGBT आदि मुद्दों को लेकर छात्र नेता के संगठन में भी काम कर रही है। नारी मुक्ति आंदोलन, स्त्री अधिकारों, युवाओं की समस्याओं और LGBT के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं में वह मुख्य वक्ता के रूप में बुलाई जाती है। उपन्यासकार उसके माध्यम से आज के संदर्भ में संदेश देना चाहते हैं कि राजनीति में ऐसे युवा आइकॉन की आवश्यकता है। देश को ऐसे नेताओं की सख्त जरूरत है। ऐसे युवा ही देश का भविष्य है। यह अलग बात है कि वह अपने मित्र अनिमेष के कहने पर राजनीति में नहीं जाती है और उसे इस बात का एहसास है कि वह दूर रहकर भी अनिमेष के प्रति उसके जीवन से गहरे रूप से जुड़ी हुई है। इसी बीच उसके जीवन में कई घटनाएं घटित होती हैं जो उसके बचपन के मित्र गौरव, गरिमा आदि से संबंधित है। पर इन एकदम ही नियत खांचों का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि यह सभी वर्ग अपने आप में निश्चित और रूढ़ है। अभिज्ञात के उपन्यास टिप टिप बरसा पानी का कंटेंट बिल्कुल ही अलग ढंग का है। एक ऐसी संश्लिष्ट स्त्री पात्र का उन्होंने गठन किया है जो भारतीय जीवन से तो जुड़ी हुई है लेकिन उसके चरित्र का विस्तार पूरे विश्व में होता है। तो एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन समूह ने भारत के प्रमुख संपादक के पद के लिए पेशकश की रम्या को, तो रम्या बहुत ही प्रसन्न होती है और उसके नए विचार और कल्पनाओं ने एक नई ऊंचाई प्राप्त की है। साथ ही लेखन की जो नई चुनौतियां होती हैं उससे भी वह रूबरू होती है और इसी बीच वह अपने जितने भी सारे रिश्ते थे उनसे दूर हो जाती है
और अपने केवल काम में लगी रहती है। और उसकी कंपनी ब्लू इंक फिर उसके काम से खुश होकर उसको न्यूयॉर्क में जो मुख्यालय है उनका वहां पर बुलाती है, जहां उसे अनिमेष मिल जाता है। यह उस कंपनी की सीईओ मारिया के साथ आता है और वह भी उसकी बाहों में बाहें डाल कर आता है। उस कंपनी ने अनिमेष के 3 उपन्यासों की श्रृंखला द ब्रह्म ट्रायोलॉजी के लिए उसको अनुबंधित किया था। रम्या को पता चलता है कि उसे अनिमेष की ही पुस्तकों का लॉन्चिंग, अनुवाद, प्रचार प्रसार, विक्रय आदि के दायित्व को संभालना पड़ेगा, जो उसे मालूम भी नहीं था। लेकिन एहसास था कि संभवतः अनिमेष वहां मिल जाए, और उसे वो मिल जाता है वहां। उसने उसके उपन्यास का ऐसा विश्लेषण वो करती थी जैसे उसने खुद लिखा है। इस तरह से वो बहुत ही निर्भीक और साहसी तो थी ही, साथ में उसके विचार और वो सब भी बहुत अच्छे थे। तो उपन्यास जो है बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा गया है, और मैं देखती हूँ कि इसमें बहुत सारे स्त्री उपन्यासों का भी जो विवरण आता है कि हमारे जो हिंदी साहित्य में भी बहुत सारी महिला लेखिकाओं ने भी लिखा है, उनको भी पढ़ने की आवश्यकता है आप लोगों को। लेकिन टिप टिप बरसा पानी की जो रम्या है उसको मनुष्यत्व के रूप में उन्होंने स्थापित किया है, और हाशिए पर जो पड़ी स्त्री अस्मिता को फिर से केंद्र में लाने का प्रयास किया है। उपन्यासकार ने रम्या को वर्तमान समय में सशक्त हस्ताक्षर के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया है, जहां वह अपने जीवन के सभी निर्णय स्वयं ले सकती है और बिना किसी हिचकिचाहट के, किसी प्रकार के भावनात्मक, सामाजिक या पारिवारिक दबाव के बिना वह अपने निर्णय स्वयं ले सकती है। तो स्त्री साहित्य में नारी की स्थिति, संभावना और भविष्य को व्यक्त करने की परंपरा आज भी जीवित है। उपन्यास टिप टिप बरसा पानी के 14 अध्याय जो हैं बड़े ही सुंदर हैं, जिसमें फिल्मों के गीतों की पंक्तियां मिल जाएंगी आपको, साहित्यिक और सांस्कृतिक मधुरता लिए हुए हैं। जैसे कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, ये भी उनका एक शीर्षक है। फिर एक है चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। तो अब ये शीर्षक से ही पता चल रहा है कि उसमें क्या लिखा होगा, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार, तो ये भी है उनका। लहंगा पड़ेगा बड़ा महंगा, शादी का है, तो लहंगा पड़ेगा बड़ा महंगा, बड़ा ही मजेदार इनका वो अध्याय है। फिर एक उन्होंने बंगला में भी लिखा है, तोमाय हृदय माझारे राखबो छेड़े देबो ना, तुमको छोड़ नहीं सकते हैं और तुमको अपने हृदय में रखेंगे। तो ये भी उनके शीर्षक का है। फिर कोयल तोरी बोलिया, वो कोयल जैसी बोलती होगी, कुछ इस तरह का उसमें भाव होगा। और इस बात को ये लोक साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, भोजपुरी के भी बहुत बड़े लेखक हैं। तो चीजें हैं आजकल जो हो रही हैं, कभी ब्रेकअप होता है, कभी लिव इन रिलेशनशिप होता है, कभी कोई समस्या होती है, तलाक की समस्या होती है, विवाह की समस्या होती है, आपसी संबंधों में जो नोक झोंक होती है, इन सब को लेकर इस उपन्यास में